प्रदीश पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ रहे थे, नागरिकता, सिटीजनशिप हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि किसी वर्तमान समय में अगर किसी को भारतीय नागरिकता चाहिए तो वो किस तरह से भारतीय नागरिकता ले सकता है। तो इसका उल्लेख संविधान में है ही नहीं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11, ये मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 11 के तहत इंडियन पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया, भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून को बना सकती है। नागरिकता से संबंधित, चाहे अर्जन का हो, चाहे नागरिकता के त्याग के लिए हो, कुछ भी, मतलब नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान वो कर सकती है। और यह अधिकार किसको दिया गया? केवल और केवल भारतीय संसद को। ऐसा किस लिए है? ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इसलिए है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद भी क्या किया गया है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो उसका जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? केवल संसद को। विधानमंडल को इसका अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बनाए। तो बात समझ में आई? तो अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने, संसद आप जानते हैं ना, संसद के 3 अंग कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इंडियन पार्लियामेंट ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। नागरिकता अधिनियम 1955, अर्थात 1955 में नागरिकता से संबंधित एक कानून बनाया जिसका नाम दिया गया नागरिकता अधिनियम 1955। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कुल मिलाकर 6 बार संशोधन किया गया। कब कब? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। जब जब संसद को कोई चेंजेस करना था नागरिकता कानून में, तब तब उसने क्या किया? इस अधिनियम में परिवर्तन किया। और किसका प्रयोग करते हुए? अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, क्योंकि अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें बताया गया कि कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर नागरिकता भारत की चाहता है तो वो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला क्या है? जन्म द्वारा नागरिकता, बाय बर्थ। दूसरा क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता। तीसरा क्या है? वंश परंपरा द्वारा या वंशानुक्रम द्वारा। दोनों लिखा रहता है तो मैंने यहां पर दोनों लिख दिया है। फिर उसके बाद में पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और उसके बाद में भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। तो इन्हीं 5 को हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला है जन्म द्वारा नागरिकता, बाय बर्थ, अर्थात जन्म द्वारा नागरिकता। तो इसमें कैसे नागरिकता मिलेगी? तो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्र में अगर कोई जन्म लेता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। चाहे वो माता भारतीय नागरिक हो और चाहे पिता भारतीय नागरिक हो, तो उसे क्या माना जाएगा? भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, नेचुरलाइजेशन, या इसको और कहते हैं एक प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता भी इसे बोलते हैं हम लोग। तो अब इसमें जो है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, इसके अंतर्गत किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके प्राप्त की जा सकती है नागरिकता। किसी भी विदेशी नागरिक के द्वारा भारत सरकार को आवेदन किया जाएगा और वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब कैसे प्राप्त कर सकता है ये देखिएगा। शर्त क्या है इसके लिए? जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग करना होगा। अगर कोई यहाँ की नागरिकता चाहता है और कहीं दूसरे देश का नागरिक है और वो देशीयकरण द्वारा या देशीयकरण द्वारा, दोनों का मतलब क्या है? एक ही। चाहे देशीकरण कहिए, चाहे देशीयकरण कहिए, चाहे प्राकृतिकरण कहिए, सब एक ही है। ठीक है। तो पहला क्या है? जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग करें। पहली शर्त यही है कि जिस विदेशी देश का नागरिक है वो उसका त्याग करके तब यहां अप्लाई करे। दूसरा क्या है? उस देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलने से रोकी जाती हो, कि देशीयकरण द्वारा वहां नागरिकता ना मिलती हो अगर भारतीय नागरिकों को, तो वहां के नागरिक को भी यहां पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर क्या है? देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व, मतलब जैसे ही आवेदन आप करते हैं नागरिकता के लिए देशीकरण के अंतर्गत, उससे तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष आप कहां पर, कम से कम 1 वर्ष आप भारत में रह चुके हो। ठीक है।
दूसरा क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो। आप जानते हैं कि संविधान में जो अनुसूची 8 है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अगर ये जानकार है तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। बात समझ में आई? तो आइए अब थर्ड देखते हैं। तो तीसरा जो तरीका है, वंश परंपरा द्वारा या वंशानुक्रम द्वारा। वंश परंपरा द्वारा, बाय डिसेंट, वंश परंपरा द्वारा या वंशानुक्रम द्वारा। अब इसमें समझिएगा कि अगर भारत के बाहर कोई अन्य देश में, भारत के बाहर अन्य देश में, किसी और देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात कोई बच्चा जन्म लेता है या जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी अन्य राज्य में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कब? उसके लिए शर्त यह है, यदि उसके जन्म के समय, मतलब वो मान लीजिए कि कहां पर जन्म ले रहा है, यूएसए में जन्म ले रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जन्म ले रहा है वो, तो ये माना जाएगा कि उसके जन्म लेने के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। भले ही वो बाहर जन्म ले रहा है, कहीं विदेश में जन्म ले रहा है, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जो पिता वाला कॉन्सेप्ट था ये पहले ही था। पहले क्या कहा गया था कि उसके पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए उसके जन्म के समय। लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है, उसके तहत ये जोड़ा गया माता को भी, कि माता पिता में से कोई एक। दूसरी चीज, अब आप जो पहला बताया हूं मैं कि जन्म द्वारा नागरिकता, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर क्या बात कही गई है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में ही जन्म लेने वाला बच्चा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ही जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा? जब उसके माता पिता में से कोई भारत के नागरिक होंगे। अब मान लीजिए कोई टूरिस्ट आते हैं, उनको यहां पर बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा? नहीं। कब नागरिक होगा? जब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। बस दोनों में अंतर समझ में आया? यहां बात की जा रही है बाहर देश में, और यहां क्या बात की जा रही है? इंडियन टेरिटरी में। दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है, तो आइए अब फोर्थ तरीका देखते हैं कि जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जो चौथा तरीका है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। कैसे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए शर्तें क्या होंगी कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति अगर 5 से 7 वर्ष तक रहने का, मतलब यहाँ पर निवास करने का प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत करता है तो उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बात समझ में आई? कि भारत में जन्म हुआ हो उसको, दूसरा क्या है 5 से 7 वर्ष तक यहाँ पर रहा हो, और तब उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। अच्छा, ये जो 5 से 7 वर्ष था, ये 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था। 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था। उससे पहले तक केवल कितना था? 6 माह। अर्थात 1986 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसे 5 से 7 वर्ष तक किया गया। बात समझ में आया कि मिनिमम 5 वर्ष और मैक्सिमम कितना? 7 वर्ष तक कम से कम ये रहा हो तो इसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। अब फिफ्थ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। भूमि के अर्जन द्वारा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत सरकार किसी बाहरी भूमि का अर्जन करती है, जैसे मान लीजिए सिक्किम को मिलाया गया, गोवा को मिलाया गया, दमन दीव को मिलाया गया, तो ये जो राज्य मिले यहाँ पर, तो इनके जो निवास करने वाले लोग थे, जो वहाँ के निवासी थे, वो भी, ये चूंकि ये क्षेत्र भारत में मिलाया गया है तो वहाँ के जो निवासी थे वो भी भारत के निवासी समझे जाएंगे। और जब वो भारत के निवासी समझे जाएंगे तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें भारतीय नागरिकता भी प्रदान करे। बात समझ में आई कि नहीं? कि भूमि के अर्जन के द्वारा, अगर मान लीजिए आपको पता है कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, तो सिक्किम के जो नागरिक होंगे, वो भी कहाँ, वो अब ये क्षेत्र भारत में मिलाया गया। अब ये क्षेत्र जब भारत में मिलाया गया तो यहाँ पर निवास करने वाले लोग भी तो भारत के अंग हुए। तो जब यहाँ पर निवास करने वाले लोग भी हुए तो क्या हो जाएगा? वो भारत के नागरिक भी समझे जाएंगे। तो इस तरह से भी पांचवा तरीका है जिससे कि नागरिकता किसी को मिल सकती है। बात समझा? हाँ, अब इसमें एक चीज आप याद रखिएगा
कि अगर मान लीजिए भले ही कोई क्षेत्र भारत कह रहा है कि हमारा है, लेकिन उस पर अधिकार भारत का नहीं, लेकिन उस पर अधिकार भारत, जैसे पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वहां निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे जब तक पूर्ण रूप से भारत का उस पर अधिकार नहीं होगा। जब तक वो झगड़ा शांत नहीं हो जाएगा तब तक वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये नहीं कि पीओके आकर यहाँ इंडिया में कहे हम तो भारत के नागरिक। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम लोगों ने ये समाप्त किया नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो 5 तरीके थे, इसको हम लोगों ने समझा। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है और खूब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। कुल मिलाकर 23 अनुच्छेद हैं, इसका हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप केवल धैर्य बनाए रखें, पढ़ते रहिए और नोट्स बढ़िया बनाते रहिए, दोहराते रहिए। कुछ भी आप जो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आज वीडियो का एग्जाम था, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि अगर मौलिक अधिकार आप ऑफलाइन क्लास में भी हमसे पढ़े होंगे तो सेम क्वेश्चन वही का वही आया है। आप मतलब मौलिक अधिकार का जो इंट्रोडक्शन हमने करवाया था वहीं से क्वेश्चन आया। अब ये सब बातें कहने की नहीं है, जो बच्चे पढ़े वो जानते भी हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तब तक के लिए नमस्कार।